साथियों नमस्कार। ईरान और अमेरिका समझौते या डील को लेकर जो तमाम कयास अटकलें लगाई जा रही थी, उस पर शायद अब विराम लग रहा है या थमने का आसार है, क्योंकि अब पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन पहले कहा कि डील पक्की हो चुकी है, बस हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इस बीच ईरान इजराइल का एक दूसरे पर या वार पलटवार तलखी तकरार जारी रहा। तो इस बीच अमेरिका के जो मिलिट्री बेस थे उन पे भी ड्रोन हमले और मिसाइल ईरान ने दागी, लेकिन डील की बातें चलती रही। लेकिन अब ट्रंप के बाद कहीं ना कहीं ईरान के जो टॉप लीडरशिप है उसमें अब्बास अरागची भी हैं, तो उसमें वहाँ के राष्ट्रपति पजेश्कियान भी हैं, जिन्होंने कहा है कि हम शायद डील को फाइनल करने की अंतिम दौर में पहुंच रहे हैं। तो डील के असल कारण तो आपको जो बताए जा रहे हैं, मीडिया में प्रचार प्रसार किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, उन कारणों के अलावा जो वास्तविक कारण है उनको जान के आप चौंक जाएंगे। आज हम उन्हीं कारणों को आपको बताएंगे कि असल डील के इतनी उतावला या आतुरता क्यों दिखाई दे रही है अमेरिका में, और डील के वास्तविक कारण क्यों हैं, जिसके कारण पर्दे के पीछे वो कारण जान के आप चौंक जाएंगे, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। वो कारण आज हम आपको गिनाएंगे, बताएंगे। और दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि इस जो 108 दिनों की ये जंग चली, इसमें किसको क्या हासिल हुआ, किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, कौन किस पे किस रूप में भारी पड़ा। ये सांप छछूंदर का खेल था, सांप नेवले का खेल था, या चूहे बिल्ली का खेल था। तो इन तमाम चीजों को आज हम विश्लेषण करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि डील आखिर क्यों हुई और क्यों डील करने के लिए अमेरिका ज्यादा आतुर दिखाई दिया ईरान से ज्यादा। तो साथियों आपको यही बताया जा रहा है कि अमेरिका दावा कर रहा हम जीत गए। डील के जो शर्तें मानी बताई जा रही हैं वो ये है कि ईरान जो उसका यूरेनियम है इनरिचमेंट, उसको इनरिचमेंट यानी संवर्धन ज्यादा नहीं करेगा। यानी जो अभी बताया जा रहा था कि परमाणु बम बनाने के लिए लगभग 90% इनरिचमेंट जरूरी है यूरेनियम का, वो नहीं किया जाएगा। यानी इनरिच वहीं तक यूरेनियम को किया जाएगा जहां तक घरेलू ऊर्जा की जरूरत या घरेलू जो उद्योग धंधे हैं, मेडिकल है, तमाम क्षेत्रों में जो ऊर्जा की जरूरतें होती हैं, उसके लिए जितना इनरिचमेंट किया जाता है यूरेनियम का उतना ही ईरान करेगा। हॉर्मुज पे ईरान और ओमान का बराबर दावा रहेगा, और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर या जो उसको नुकसान हुआ है उसके डेवलपमेंट के लिए अमेरिका और उसके साथी जो तमाम देश हैं वो फंड जुटाएंगे, लगभग 200-300 अरब डॉलर का। जी, ये असल कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन यूरेनियम को केंद्र में रखा जा रहा है, हॉर्मुज को केंद्र में रखा जा रहा है, लेकिन उसके अलावा जो असल कारण है वो आज हम आपको बताएंगे, आप जान के चौंक जाएंगे। पहला कारण ये है कि जिस प्रकार से अमेरिकी इतिहास रहा है, अप्रत्याशित रूप से अचानक हमला करना और उसकी टॉप लीडरशिप को खत्म करके वहां काबिज होना, वो काम अफगानिस्तान से लेकर इराक और अभी वेनेजुएला में वही काम किया। लेकिन ईरान के मामले में कहीं अमेरिका की रणनीति जो स्ट्रेटेजी थी वो चूक गई। चूक इसलिए गई कि बताते हैं शतरंज के खेल में जब राजा मारा जाता, राजा और वजीर के मरने के साथ ही खेल खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ खेल तब शुरू हुआ। जी, मैं आपको पहले भी एक वीडियो एपिसोड में बता चुका हूं, ईरान की जो स्ट्रेटेजी है वो किसी एक लीडरशिप पे नहीं है, वहां आर्मी का कंट्रोल किसी एक उसमें नहीं है, उसको मल्टी डायमेंशनल उसमें बांटा गया है। टॉप लीडरशिप भी वहां एक नहीं है, बल्कि एक के बाद एक लगातार उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। इसका मतलब यह है कि ईरान ने अन्य देशों से सबक लिया, चाहे इराक में सद्दाम हुसैन के पतन के साथ ही इराक पांव के बल आ गया था,
अमेरिका के साथ। तो इसका मतलब यह है कि ईरान ने अफगानिस्तान, वियतनाम, इन सब जगहों से, इराक, वेनेजुएला, लीबिया, सभी जगहों से सबक लिया। और ये दरअसल जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, यानी इस्लामिक क्रांति 1980 के दशक में हुई थी, 1979 में, तो उस समय जो खुमैनी थे वो बने थे उस शीर्ष सुप्रीम कमांडर, जो उनके धर्म गुरु भी माने जाते हैं सबसे बड़े। उसके बाद खामनेई हुए, और खामनेई की मौत के बाद मुज्तबा खामनेई इस समय शीर्ष लीडरशिप में वहां पे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पे जो सेना का है, जो मैंने बताया ना कि वहां एक सेंट्रल कमांड नहीं है, वहां सेना को पैरेलल कहीं टुकड़ियां बनाई गई हैं, और उनको ये पूरी छूट दी जाती है कि आपके पास अगर टॉप लीडरशिप से संपर्क नहीं है, टॉप कमांडरों से संपर्क नहीं है, तो आप जहां पे हैं वहां पे आप अपने समय काल स्थितियों के अनुसार आप फैसला ले सकते हैं और अटैक कर सकते हैं, करो या मरो की स्थिति में आ सकते हैं। फैसला लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। और वहां IRGC से लेकर जो ईरान की मुख्य सेना है, कहीं भागों में टुकड़ियों में है, जिसके अपने सब, एक नहीं, दो नहीं, 10-10 लीडर पहले से तैयार किए जाते हैं। एक मारा जाएगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा। इसे मोज़ैक युद्ध तकनीक भी कहा जाता है, जो कि चीन ने भी भारत के साथ 1962 युद्ध में अपनाई थी। ये कोई नया नहीं है, वियतनाम में भी यही टेक्निक, स्ट्रेटजी कहेंगे, टेक्निक नहीं स्ट्रेटजी कहेंगे, ये अपनाई गई थी। तो कहा जा सकता है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जाता है, बेहतर रणनीति से भी युद्ध जीता जा सकता है। ये वियतनाम ने भी दिखाया, और अब कहीं ना कहीं ईरान ने भी इस चीज पे 30 साल 40 साल पहले सोच विचार कर लिया था कि अन्य देशों की तरह अमेरिका सीधे आएगा और 15-20 दिन में वहां के टॉप लीडरशिप को खत्म कर देगा, टॉप कमांडर्स को खत्म कर देगा, टॉप पॉलिटिशियन को खत्म कर देगा, और वो देश आत्मसमर्पण कर देगा, जैसा कि होता आया था। लेकिन अमेरिका को पहली बार ये पता चला कि ऐसा शायद हमेशा नहीं होता है। कोई चीज पहली बार इतनी भारी भी पड़ सकती है। लेकिन अब अमेरिका, जो ईरान अमेरिका या ईरान इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था, और उसको उस तर्ज पे देखा जा रहा था कि क्या ये भी यूक्रेन और रशिया की तरह एक अंतहीन युद्ध की तरह, कभी खत्म न होने वाले अंतहीन युद्ध की कहानी की तरफ आगे बढ़ेगा। सवाल ये भी था। और अब इस युद्ध के पीछे जो सबसे बड़ी रणनीति थी, आपकी जानकारी के लिए कि बता दें कि अमेरिका का एक समय पूरा ध्यान नाटो कंट्री के साथ रूस को हराने पर था। यूक्रेन युद्ध में रूस को पूरी तरह से हराना। लेकिन रूस, चीन और ईरान के साथ साथ जो भी इस प्रकार के समाजवादी कहेंगे या जो भी कहेंगे, समाजवादी कहेंगे या मार्क्सवादी जो भी देश थे, उनकी रणनीति ये थी कि अमेरिका को किसी और युद्ध में फंसाया जाए, ताकि अमेरिका का ध्यान वहां से हट जाए। और हुआ यही। ईरान युद्ध में पिछले 1 साल से, कहीं ना कहीं 1.5 साल से उलझा हुआ है अमेरिका। पहले 15 दिन का हुआ, फिर 108 दिन का हुआ, और अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि जो समझौते की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है, वो समझौता कहां तक कारगर होगा, कहां तक प्रभावी होगा, कहां तक पहुंचेगा। तो असल कारण ये है कि ईरान युद्ध के कारण, और सबसे पहले फाइनेंशियल जो वो है, वो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो अमेरिका को डायरेक्टली भी हो रहा है और इनडायरेक्टली भी हो रहा है। इनडायरेक्टली कैसे हो रहा है? अमेरिका की सबसे बड़ा हथियार है पेट्रो डॉलर। जी, खाड़ी देश है या गल्फ कंट्रीज के अलावा जो तमाम अरब देश हैं, वो जो पेट्रोल, डीजल, CNG, PNG, LPG उसका जो निर्यात करते हैं अन्य देशों को, वो डॉलर में होता है। और अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत डॉलर ही है, क्योंकि अन्य सभी देशों, चाहे भारत, इसको आप एक सरल भाषा में समझिए तो अगर भारत को भी खाड़ी देशों से, अरब देशों से तेल खरीदना होगा तो उसे पेमेंट डॉलर में करनी पड़ेगी। और कोई भी देश डॉलर में तभी पेमेंट करेगा जब उसके पास डॉलर होगा भाई।
और डॉलर कहां से खरीदने पड़ते हैं? अमेरिका से खरीदने पड़ दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय करेंसी डॉलर है। तो डॉलर को कहां से खरीदना पड़ता है? अमेरिका से। उसके एवज में अमेरिका में बॉन्ड्स रखे जाते हैं। अमेरिका में से या तो कुछ ना कुछ दिया जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा अमेरिकी जो शेयर मार्केट्स है, अमेरिकी जो ट्रेजरी बॉन्ड है, या तमाम वो चीजें तमाम देश गिरवी रखते हैं अमेरिका के पास। बदले में अमेरिका डॉलर देता है ताकि अन्य देश डॉलर में अन्य देशों को अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए खरीदारी या बेचने के लिए काम में ला सकें। ये 1991 में भी हुआ था, जब भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस इसलिए आ गया था कि भारत को अपना सैकड़ों टन सोना गिरवी रखना पड़ा था ब्रिटेन के बैंक में। उसका कारण यह था कि भारत के पास डॉलर ही नहीं थे। सिर्फ 3 हफ्तों के आयात के लिए भारत के पास डॉलर थे। तो डॉलर प्रत्येक देश को इसलिए रखने पड़ते हैं, अमेरिका से खरीदने पड़ते हैं, ताकि वो अपने अन्य देशों से जरूरत की जो चीजें आयात कर रहा है वो कर सके। तो ये डॉलर जो करेंसी है, दुनिया की एक सर्वमान्य करेंसी है। उसके कारण प्रत्येक देश को निर्भर रहना पड़ता है डॉलर के लिए अमेरिका पर। अब हो क्या रहा था कि हॉर्मुज बंद होने के कारण या गल्फ कंट्रीज से जितने भी निर्यात होते हैं, उससे अमेरिका को करोड़ों अरबों खरबों डॉलर का फायदा होता है जी। अगर वो व्यापार रुक गया, जैसे हॉर्मुज से 20% 25% जो एशियाई मार्केट में आते हैं, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी या पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज वगैरह, उसी रास्ते से आते हैं। और भारत हो या दक्षिण पूर्व एशियाई देश हो या चीन हो, सबको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, गल्फ कंट्रीज को और अरब कंट्रीज को। अब जब व्यापार रुकेगा तो वहां से तेल जहाज नहीं आ पाएंगे, जाहिर सी बात है, निर्यात कम हो जाएगा। उसके कारण जो डॉलर अमेरिका से खरीदते हैं, भारत खरीदता है या कोई भी देश खरीदता है किसी न किसी रूप में, वहां इन्वेस्टमेंट करके, वहां अपने एसेट्स गिरवी रख के या एसेट्स बेच के या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए वहां अमेरिका से जो डॉलर खरीदते हैं वो कम हो जाएंगे भाई। जब व्यापार रुक जाएगा पेट्रोल उसका, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, तो भारत सहित अन्य देश क्या होगा कि अमेरिका से डॉलर जो खरीदते हैं वो कम खरीदेंगे भाई। और अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए सबसे बड़ा जो वो है वो पेट्रो डॉलर है, यानी पेट्रो एक्सपोर्ट। खाड़ी देशों में और अरब देशों में पूरा जो समझौता, तेल समझौता है, पेट्रो डॉलर का जो समझौता किया था 70 के दशक में अमेरिका ने, सबसे पहले सऊदी अरब के साथ किया था, फिर कुवैत आया, फिर कतर आया, फिर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, तमाम देशों के साथ फिर समझौते करके अमेरिका ने वहां नेवल बेस, एयर बेस और मिलिट्री बेस बनाए कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे हर प्रकार से, आपकी इंडस्ट्री को, आपके पेट्रोलियम, तेल, गैस सबको सुरक्षा प्रदान करेंगे, आपको सामरिक सुरक्षा भी देंगे, कोई देश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वहां पे सैनिक अड्डे बना दिए उनकी सुरक्षा की गारंटी के एवज में। उन देशों से ये समझौता करवाया कि यहां से कोई भी तेल खरीदता है तो वो आपको पेमेंट डॉलर में करेगा, और उसको वो पेमेंट करने के लिए अमेरिका से डॉलर लेने पड़ेंगे। अब इस बीच उस नुकसान से जो डायरेक्टली तो बहुत हुआ, अमेरिका को इनडायरेक्टली भी बहुत हुआ, क्योंकि अमेरिका से डॉलर की जो अन्य देशों के द्वारा खरीद होती थी वो कम होने लग गई। अब असली पेट्रो डॉलर से ही अमेरिका को सबसे ज्यादा मजबूती है। विश्व का जो सुपर पावर है उसमें सबसे बड़ा हाथ है पेट्रो डॉलर का। पहला कारण ये था, पहला सबसे बड़ा कारण ये था कि अमेरिका के जो डॉलर बेचता है अमेरिका, चाहे वो सोना गिरवी रखना पड़ो किसी देश के एसेट्स, में बता रहा हूं एसेट्स वो अलग से चर्चा का विषय है, एसेट्स हो या बॉन्ड्स हो या फिर सोना हो, कोई भी हो, वो चीजें अमेरिका गिरवी रखता है अपने यहाँ और उसके बदले में डॉलर रिलीज करता है जिन देशों को जरूरत होती, और देशों को सभी को होती, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन चुकी है।
तेल गैस कहीं से खरीदना है तो डॉलर चाहिए। डॉलर कहाँ से आएंगे? अमेरिका। भारत खरीदेगा अमेरिका से, चीन खरीदेगा डॉलर अमेरिका से, तब जाके पेमेंट करेगा खाड़ी देशों में। वो चीजें कम हो गई थी, तो अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ा चिंताजनक विषय था। दूसरा जो भारत, रूस, चीन ने तो अपनी मुद्रा में यानी युआन, रूबल, उसमें आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू कर दिया था। ईरान के साथ भी दीनार में, ईरान की मुद्रा दीनार है, युआन चीन की है, रूबल रूस की हो गई। इन मुद्राओं में उन्होंने आपसी व्यापार शुरू कर दिया था, डॉलर को दरकिनार कर दिया था। अमेरिका को यह डर सता रहा था कि क्या अगर ऐसा ही चलता रहा तो डॉलर की बादशाहत खत्म हो जाएगी, और डॉलर की बादशाहत खत्म होते ही उसकी सुपर पावर वाला दर्जा भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका सिर्फ टेक्नोलॉजी यानी साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में ही सुपर पावर नहीं है, बल्कि उसका सुपर पावर होने का सबसे बड़ा कारण इकोनॉमिक और फाइनेंशियल, दुनिया की उसको अपने हाथ में रखना है। दुनिया के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सेक्टर को के रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में रखना है, और उसमें डॉलर उसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, जिसका वो समय समय पे तलवार, ढाल, हथियार के रूप में वो यूज करता रहता है। अब उसको ये चीज खल रही थी कि अगर हम इसमें पेमेंट नहीं करेंगे, डॉलर नहीं जाएगा, तो अमेरिका की बादशाहत खत्म हो जाएगी। तो उसके कारण हॉर्मुज को खोलने के लिए जरूरी था। अगर हॉर्मुज के, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेन जो हॉर्मुज है उसके आंतरिक भाग पर ईरान काबिज था, तो उससे बाहर जो ईरान की जलीय सीमा से बाहर का क्षेत्र आता है, उसमें अमेरिका ने अपने नौसैनिक बेड़े, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो या अन्य नौसैनिक बेड़े हैं, वो खड़े कर दिए थे। ईरान पे अमेरिका ने तरह तरह के दबाव डाले, उसके यहाँ रेजिम चेंज करना यानी घरेलू विद्रोह और आंदोलन शुरू करना, सत्ता परिवर्तन, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद हॉर्मुज के बाहर नाकेबंदी, किलेबंदी करके अमेरिका ये कोशिश किया कि वो उसको समझौता करने के लिए मजबूर हो जाए, या हॉर्मुज को खोलने के लिए मजबूर हो जाए, या वो हॉर्मुज जो इस वे ऑफ हॉर्मुज है जो अरब सागर और ओमान की खाड़ी और अन्य गल्फ कंट्रीज के बीच एक बड़ा रास्ता बनाता है, एक मुख्य रास्ता है सिर्फ 30 किलोमीटर चौड़ा। वहां से ईरान या तो हट जाए, क्योंकि दबाव का कारण यह था कि ईरान की किलेबंदी की जाए, ईरान से कोई तेल न जाए, ईरान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हॉर्मुज से जो होता वो बंद किया जाए, और उससे ईरान परेशान होकर खुद हॉर्मुज की घेराबंदी बंद कर देगा, अपना कब्जा छोड़ देगा, अमेरिका के साथ समझौता करेगा कि हाँ जी, हमने हॉर्मुज पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, आप अमेरिका ही काबिज हो जाए। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां बनाई गई है जलीय सीमा के लिए, वो उस नियम कानून के जो यूनाइटेड नेशंस द्वारा भी बनाई, यूएनओ द्वारा बनाई गई, उसके अनुसार भी ईरान को हटाया नहीं जा सकता हॉर्मुज से। उसकी जलीय सीमा में ही हॉर्मुज स्टेट आता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको हिंदी में करेंगे जल डमरू मध्य। हॉर्मुज जल डमरू मध्य आप सुनते होंगे अक्सर। तो पहला कारण है फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए, यानी डॉलर की बादशाहत जो खत्म हो रही थी उसको बचाने और बढ़ाने के लिए अमेरिका ने ये समझौता करने के लिए उतावला और आतुर है। दूसरा जो बड़ा कारण है वो है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे और खासकर अमेरिका में गिरती लगातार साख। जी, अमेरिका ने 100 अरब डॉलर से अधिक इस युद्ध में खर्च किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं बता रहा हूं कितना नुकसान उसको हो रहा था, और उसके कारण वहां अमेरिका में भी महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीजें समस्याएं बढ़ गई थी। तो अमेरिकी जनता ने लगातार प्रोटेस्ट किया डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। वहां बहुत सारे मूवमेंट, आपको पता है, लाखों लोग उस मूवमेंट में शामिल हो रहे थे, प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे थे। नतीजतन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कुर्सी और लोकप्रियता, साख, प्रतिष्ठा खिसकती नजर आई है, जिसके कारण उनको
स्थितियां ये हैं अभी वहाँ तमाम, वहाँ जैसे भारत में घरेलू चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं, वैसे वहां भी होते रहते हैं, पंचायती स्तर के हों या नगर निगम के हों, कोई भी हो। वो भी लगातार अमेरिका में होते आए हैं, हो भी रहे हैं। कई स्टेट के लिए सीनेटर वगैरह भी चुने जाते हैं बीच बीच में उपचुनाव में। उसको लेकर जो कि अगले साल लगातार चुनाव अमेरिका में होंगे घरेलू स्तर पे, उसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप सदमे में थे कि मेरी पार्टी की साख प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, वो बच भी पाएगी कि नहीं बच पाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी सपना संजोए हैं कि या तो वो तीसरी बार राष्ट्रपति बने वहां, या फिर वो किसी अपनी पार्टी के आदमी को आगे करके किंग मेकर की भूमिका में रहें। यानी अमेरिका की सत्ता, सियासत हो या उद्योग व्यापार हो, राजनीति हो, उन पे डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। अपनी जो हैसियत है, अपनी पकड़ है, अपना रुतबा है या कंट्रोल है, वो बनाए बचाए रखना चाहते हैं आगे भी। वो भी बड़ा कारण था। तीसरा बड़ा कारण था रूस और चीन। अब ये रूस के साथ भी पिछले साल बात हुई थी अलास्का में व्लादिमीर पुतिन के साथ, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अभी चीन के दौरा किया डोनाल्ड ट्रंप ने। वही कारण था कि डोनाल्ड ट्रंप समझ गए हैं कि पर्दे के पीछे से चीन, रूस, उत्तर कोरिया, क्यूबा, तमाम देश हैं जो अमेरिका को कहीं ना कहीं उलझाने के लिए काम कर रहे हैं, और इससे अमेरिका की सुपर पावर वाली स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जाएगी, और इसका फायदा सबसे ज्यादा चीन को मिलेगा। और रूस में यूक्रेन पीछे पड़ जाएगा, यानी यूक्रेन पर पूरी तरह काबिज, कहीं काबिज हो न जाए रूस, कहीं पूरा यूक्रेन ही रूस के हाथों न चला जाए। तो जाहिर सी बात है ईरान युद्ध से निकल के कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि वो फिर से यूक्रेन को बहुत सारी सहायता पहुंचाए, वो मिलिट्री डिफेंस के रूप में हो, फाइनेंशियल रूप में हो, स्ट्रेटेजिकली हो, पॉलिटिकली हो, उसको या डिप्लोमेटिक रूप से हो, यूक्रेन को फिर से मजबूत करें और रूस को खदेड़ें। खासकर यूक्रेन के जिन 30% भूभाग पर, एरिया पर रूस का भी है, उससे उसको पीछे किया जाए और चीन पे लगाम कसी जाए। क्योंकि अगर ईरान युद्ध में लंबे समय तक अमेरिका फंसा रहा तो फिर तो उसका ध्यान ताइवान पर, दक्षिण चीन सागर में, जहां चीन की लगातार साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीतियों के चलते लगातार डिस्प्यूट बना रहता है, और कई भागों पे चीन ने कब्जा भी किया है और दावे भी जतलाए हैं। वहां से अमेरिका का ध्यान हट जाएगा, अमेरिका के रणनीतिक रूप से वहां से हट जाएगा, रूस यूक्रेन युद्ध से भी हट जाएगा। उसका फायदा रूस को भी मिलेगा, चीन को भी मिलेगा। इसलिए अमेरिका फिर से चाहता है कि वहां ज्यादा वो करे, चीन और रूस को कहीं ना कहीं बैकफुट पे ढकेलने की काम करे, और ये तभी संभव हो सकता है जब अमेरिका ईरान युद्ध से निकल पाए। जी, तो ये सबसे बड़े कारण थे जो हमने आपको बताए। पहले डॉलर की खत्म होती, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट खाड़ी देशों से कम हो रहा था, उसके कारण डॉलर की बादशाहत खतरे में पड़ रही थी। और जो इंडिया और चाइना और रूस का और ब्राजील का जो ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स ने एक बार, ये पिछले जो मीटिंग्स हुई थी टॉप लीडरशिप की भी और जो अदर लीडरशिप्स की भी मीटिंग होती है, बायलैटरल या मल्टीलैटरल, उसमें ये फैसला कई बार, ये जो समझौता ज्ञापन पत्र लास्ट में होता है या डिक्लेरेशन होता है, उसमें ये घोषणा की गई है कि हम ब्रिक्स से डॉलर की तर्ज पे ब्रिक्स के एक साझा मुद्रा आपस में लेन देन के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एक साझी मुद्रा जारी करेगा, जो कि चीन, रूस और ईरान ने कर भी, उत्तर कोरिया के बीच होता भी है, अपनी ही मुद्राओं में उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। इससे अमेरिका को करोड़ों अरबों खरबों का नुकसान होता है। कह सकते हैं कि डॉलर के दम पे अमेरिका बैठे बैठे पूरी दुनिया पे राज करता है। जी, अगर डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी एकमात्र
सर्वमान्य करेंसी ना हो तो अमेरिका की बादशाहत खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। और डॉलर की तर्ज पे ही अमेरिका, मैं बता रहा हूं, अमेरिका बैठे बैठे ऐश करता है बिना कुछ किए। तो उसका सबसे बड़ा कारण है डॉलर। वो डॉलर बेचता है, उसके बदले में अन्य देशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करता है, अन्य देशों का लगाम अपने हाथ में रखता है, अन्य देशों का सोना अपने पास गिरवी रखता है, डायमंड्स गिरवी रखता है, उनके बॉन्ड्स गिरवी रखता है, उनके शेयर गिरवी रखता है। और समय पे वो उसको एक हथियार के रूप में भी यूज करता है कि लड़ाई की स्थिति में, जैसे रूस के जो तमाम एसेट्स से, वहां पे तमाम डिपॉजिट से, तमाम जो भी चीजें रखी गई थी बॉन्ड्स के रूप में, वो फ्रीज कर दी गई, ईरान की फ्रीज कर दी गई। इसके कारण रूस को करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। तो इस प्रकार से डॉलर को एक हथियार और ढाल दोनों रूप में यूज करता है अमेरिका। और जब वही डॉलर दुनिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और खासकर खाड़ी देशों में तो पूरी तरह से डॉलर में ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तेल जितना भी कोई भी देश वहाँ गल्फ कंट्रीज हो, अरब कंट्रीज हो, वो वहां से तेल खरीदता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में ही खरीद सकता है। ये अमेरिका का उन देशों के साथ समझौता है। और जो भी तेल वहां से डॉलर में खरीदता है उसको डॉलर की जरूरत पड़ेगी। भाई मैं कोई चीज डॉलर में खरीद रहा हूँ किसी से, तो मेरे पास डॉलर होने चाहिए ना। वो डॉलर कहाँ से आएंगे? अमेरिका से। और उस डॉलर को पाने की एवज में मुझे अमेरिका को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा भाई। पहला कारण वो था। दूसरा कारण था डोनाल्ड ट्रंप की साख लोकप्रियता पर बट्टा लगना घरेलू स्तर पे। तीसरा कारण था रूस चीन को ताइवान और दक्षिण चीन सागर में पीछे धकेलने के लिए, और यूक्रेन में रूस के दबदबे को कम करने के लिए, ये समझौता करने के लिए आतुरता दिखाई अमेरिका ने। तो ये मुख्य कारण थे जिसके कारण ये कारण आपने कहीं शायद आपको लगता नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता, लेकिन असल कारण यही है। असल कारण शायद आपको मीडिया कभी बताता है नहीं, जो नेशनल मीडिया है, खासकर भारतीय मीडिया तो कभी बताएगा ही नहीं आपको असल कारण। और सवाल ये भी है कि मोदी जी आजकल यूरोपियन देशों के दौरे पे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि जो डील होने जा रही है 19 जून को अमेरिका और ईरान के बीच, वो डील के लिए हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि भारत तमाम तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे वो ईरान, इजराइल, ईरान, अमेरिका, रूस, यूक्रेन, ताइवान, सीरिया, क्यूबा, वेनेजुएला, तमाम मुद्दों पे भारत कहां खड़ा है? क्यों कहीं भारत को शामिल नहीं किया जाता है? तो छोड़िए, भारत की रायशुमारी भी नहीं ली जाती है आज की डेट में। क्या कारण रहा? खुद सोचिए। यहां तक कि पाकिस्तान को भी इन सारी चीजों में शामिल किया गया है। लेकिन अब अमेरिका को भी ये समझ आ गया है कि दुनिया में हर जगह हर स्थिति में एक ही रूल नहीं चलता है। यानी जो वेनेजुएला में चला, जो इराक में चला, जो अफगानिस्तान या सीरिया में चला, जिस प्रकार से सीरिया में बस कुछ ही दिनों में वहां अमेरिका ने रूस और चीन समर्थित असद अल बसर की राष्ट्रपति वाली नेतृत्व वाली सरकार को वहां से गिरा दिया था, नेस्तनाबूद कर दिया था, रेजिम चेंज करवा दिया था, और असद अल बसर को वहां से भागना पड़ा था रूस सपरिवार। और सीरिया ने एकदम से समर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। उसके बाद सीरिया में अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा समर्थित सरकार काबिज हुई। वैसे लीबिया में करवाया गया, इराक में करवाया गया कि वहां के टॉप लीडरशिप को खत्म करो, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान के मामले में ऐसा खत्म नहीं हुआ। ईरान ने वियतनाम की तर्ज पे लगातार युद्ध जारी रखा। कमांडर मारे गए, एक दो नहीं सैकड़ों में। लेकिन उसके बावजूद उसने जो 30-40 साल पहले तैयारी की थी, उसको पता था कि भविष्य में ऐसा होगा। वो ज्यादा कारगर, वो रणनीति ज्यादा कारगर रही। कुछ अमेरिका की मजबूरियां रही अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर की, और ईरान के लिए अस्तित्व की लड़ाई थी, करो या मरो, अंतिम निर्णायक रूप से।
क्योंकि ये युद्ध ही साबित करता या तो उनका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाता या उनका अस्तित्व बना रहता, और उनका अस्तित्व बचा ही नहीं रहा बल्कि उनकी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो या क्षेत्रीय स्तर पे हो, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो प्रतिष्ठा है ईरान की, वो बड़ी है। शिया बहुल है, अरब देशों में सुन्नी बहुल ज्यादा हैं, लेकिन शिया बहुल ईरान ही है। तो ईरान की जनता का भी बहुत बड़ा साथ रहा इस युद्ध में। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जनता भी मारी गई, लेकिन बावजूद इसके वो सेना के साथ और कहीं ना कहीं राष्ट्र के साथ खड़ी रही, मुस्तैदी के साथ, बहादुरी के साथ, जिसके कारण ईरान टिका रहा इस युद्ध में। और कहा तो ये जा रहा था कि अगर ये युद्ध समाप्त नहीं होता है तो ये बहुत कई सालों तक चल सकता है, और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा अमेरिका को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भुगतना पड़ेगा। और ये भी अंतहीन युद्ध की वही कहानी बनेगी जिसमें न कोई हारा न कोई जीता, बस मैच टाई हो गया। लेकिन मैच टाई होने में हमेशा विजेता वो माना जाता है जो कमजोर है। ये तो आप गेम्स में भी देखते होंगे, चाहे कोई भी गेम हो, उसमें कमजोर टीम को विजयी माना जाता है। और यहां तो ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल मिलकर युद्ध लड़ रहे थे। दुनिया की दोनों सुपर पावर है भाई, इजराइल भी सुपर पावर है अपने आप में, जिनके पास एडवांस लेवल यानी 5th जनरेशन 6th जनरेशन के एडवांस वेपन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, जेट फाइटर हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, सब कुछ है। बावजूद इसके जो रणनीति अमेरिका चलता है वो रणनीति शायद उतनी कारगर हो नहीं पाई। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ देगा? क्या ये डील बहुत ज्यादा चलेगी? तो इसके कम ही आसार नजर आते हैं, क्योंकि 2015 में इस प्रकार की डील हुई थी, बराक ओबामा ने करवाई थी। इससे पहले मेरे ख्याल से 2014 से शुरुआत हो गई थी। बराक ओबामा ने, जो बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने इसको डिसमिस कर दिया था, डील ही खत्म कर दी थी। इसको परमाणु अमेरिका ईरान परमाणु समझौता के नाम से जाना गया था ना, यानी ईरान अमेरिका एटॉमिक न्यूक्लियर, ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील 2014-15। वो आगे जाके डोनाल्ड ट्रंप ने उसको कैंसिल करवा दिया था। उसके बाद ईरान अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच तलखी तकरार, वार, पलटवार और घमासान बढ़ गया था जी। सवाल ये उठता है कि ईरान के लिए न्यूक्लियर पावर होना बेहद जरूरी हो गया है। और कहा तो ये जा रहा था कि उसने जो यूरेनियम इनरिचमेंट न्यूक्लियर पावर बनने के लिए जरूरी है, यानी परमाणु परीक्षण के लिए वो लगभग यूरेनियम का 90% इनरिचमेंट यानी परिशुद्धता कह सकते हैं, संवर्धन करना बहुत जरूरी, क्योंकि यूरेनियम शुद्ध मात्रा में, स्वतंत्र मात्रा में इस प्रकार से मिलता नहीं है। उसमें कई आइसोटोप्स होते हैं, कई कुछ चीजें मिक्स होती हैं, उसका पहले परिशोधन किया जाता है लगातार। तो उसके परिशोधन के बाद, इनरिचमेंट के बाद, उसको जब 90% तक इनरिच कर दिया जाता है, उसके बाद ही वो एक रेडियो एक्टिव उसके रूप में, मेटल्स के रूप में न्यूक्लियर जो बॉम्ब होता है उसके बनाने में और उसके परीक्षण में कारगर साबित होता है। और कहा जा रहा था कि ईरान ने 60% तक यूरेनियम इनरिचमेंट में सफलता हासिल कर दी है, जिसके कारण वहाँ के बहुत सारे इस्फहान से लेकर फोर्दोस से लेकर, इस्फहान से लेकर तमाम जो अड्डे थे, वहां पे अमेरिका ने बंकर ब्लास्टर बमों से भी हमला किया, जो जमीन के कहीं मीटर छोड़ो किलोमीटर तक नीचे धमाका करके उड़ा देते हैं सब कुछ। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भी ईरान का संवर्धित यूरेनियम खत्म नहीं हुआ है, जो लगभग 400 किलो बताया जा रहा है, जिससे कम से कम 10 से ज्यादा परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। तो क्या अमेरिका, जो ईरान है, वो ये बनाना छोड़ देगा? लगता तो नहीं है, क्योंकि अगर सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर
दुनिया के अन्य देश हैं जैसे उत्तर कोरिया पर अमेरिका कभी हमला नहीं कर पाया, उसके कारण है उसके पास न्यूक्लियर बम का होना। और वो एक दो नहीं बल्कि 50-60 बम इस समय उत्तर कोरिया के पास हैं मौजूद, और वो कभी भी अमेरिका ने उस पर हमला किया नहीं, वो तो दाग देगा भाई। तो यही कारण है, सोचिए अगर ईरान भी न्यूक्लियर पावर होता तो क्या उस पर अमेरिका छोड़ी इजराइल भी हमला करता? शायद नहीं। तो न्यूक्लियर पावर होना प्रत्येक देश के लिए तलवार, ढाल, हथियार सब रूप में काम करता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा की एक गारंटी बन जाता है न्यूक्लियर पावर होना। तो इस चीज का सपना जो ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशन के टाइम पे पाला था, क्या ईरान अपने इसी बहुप्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी सपने को छोड़ देगा? बहुत कम, लगता तो नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। और अंत में जाते जाते यही सवाल उठता है कि आखिर इस युद्ध से किसको क्या हासिल हुआ, कौन किस पे किस रूप में हावी हुआ, और क्या इस डील किसको जीत मिली किसको हार मिली? तो कहा तो ये जा सकता है कि जैसे हम चर्चा कर रहे थे, कभी भी कमजोर और शक्तिशाली में युद्ध होता है, और युद्ध में टाई होता है। अगर युद्ध टाई होता है या मैच की बात करें उसमें टाई रहता है, तो हमेशा जो कमजोर पक्ष रहता है वही विजेता माना जाता है, और जो शक्तिशाली पक्ष है उसकी वो हार मानी जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन अमेरिका की मजबूरी है कि अगर वो युद्ध में लंबे समय तक रहता है तो उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हो जाएगा। साथ में वो न तो रूस और न ही चीन का कुछ बिगाड़ पाएगा, उसका ध्यान वहां से डाइवर्ट हो जाएगा। नतीजतन रूस पूरे यूक्रेन को निगल जाएगा और चीन ताइवान को निगल जाएगा और दक्षिण चीन सागर के तमाम द्वीपों को निगल जाएगा और सुपर पावर भी बन जाएगा जी। ऐसे में अमेरिका के सामने ये कमी, कमजोरी या मजबूरी का है उसको कि वो लंबे युद्ध में नहीं उलझना चाहता था, जैसे उसने चाहा था कि महज 15-20 दिन के युद्ध में वो ईरान को हरा देगा। वो संभव हो नहीं पाया, या ईरान में रेजिम चेंज करवाएगा, सत्ता परिवर्तन करवाएगा, विद्रोह करवाएगा, वो भी नहीं हुआ। या हॉर्मुज से पूरी तरह से ईरान को हटा देगा, वो भी नहीं हुआ। उसके यूरेनियम को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। या ईरान पूरी तरह से सरेंडर कर देगा, वो भी नहीं हुआ। तो अब जाते जाते एक और सवाल है कि आखिर ईरान कैसे अमेरिका और इजराइल के साथ टिका रहा? उसका वो है, उसकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो है उसके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और ड्रोन हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावी है। जो उसकी नेवी है, एयरफोर्स है, अमेरिका के सामने कहीं भी नहीं टिकती है। लेकिन हाँ, उसने मिसाइलों का जो जखीरा बनाया है वो उसने 40 साल 30 साल पहले यानी 1980 के दशक से ही लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लगातार बनानी शुरू की। वो एक दो नहीं, उसके पास हजारों की संख्या में आज मौजूद, जो 150 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर से लेकर और 2500 3000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और अब तो उसने एक साथ कई मिसाइल दागने की टेक्निक का भी प्रदर्शन किया कि वो एक ही बार में कहीं मिसाइल दाग सकता है, एक ही वेपन से कहीं मिसाइल। वो जैसे हवा में जाते ही एक जो लॉन्चिंग व्हीकल्स होता है उससे कहीं मिसाइलें अटैक कर सकती हैं। ये भी उसने टेक्निक दिखा के सबको हैरत में डाल दिया, जिसको कि इजराइल और अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो 5 लेयर 4 लेयर 6 लेयर तक का डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी इतनी मिसाइलों को, इतने ड्रोन्स को एक साथ नष्ट नहीं कर सकता है। ये ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, जाते जाते एक और चीज बता, ईरान इस युद्ध में अगर टिका रहा तो उसके पीछे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कई सालों से जो वो तैयारी कर रहा था, उसके पीछे कहीं ना कहीं चीन, रूस जैसे देशों का साथ सहयोग था। क्योंकि अमेरिका, अगर ईरान तमाम मिसाइल के क्षेत्र में इजराइल और खाड़ी देशों के सामने टिकते नहीं है, इतनी मिसाइलें हैं उसके पास, हजारों मिसाइल। अगर वो ऐसी मिसाइलें बना पाया या लगातार बना रहा था तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था
चीन, रूस, तमाम देशों का उसको लगातार उसकी मिसाइल प्रोजेक्ट में उसको लगातार सहायता देना, उसके ड्रोन्स प्रोजेक्ट हो, मिसाइल प्रोजेक्ट्स हो, या उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको आगे बढ़ाने में रूस और चीन का लगातार हाथ रहा। और इस युद्ध में भी अमेरिका को उलझाने का काम रूस और चीन की सोची समझी रणनीति थी, यानी पॉलिटिकल कहेंगे, डिप्लोमेटिक कहेंगे, स्ट्रेटेजी थी या मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी कि अमेरिका को ईरान में इस तरह से उलझा दिया जाए कि उसका ध्यान न चीन पे जाए न रूस पे जाए, और रूस और चीन अपना जो काम लक्ष्य लेके चले हैं वो उसको पूरा करें। इसलिए ईरान को पर्दे के पीछे से लगातार जो उनके मिलिट्री डिफेंस वेपन्स है या तमाम जो चीजें हैं, रणनीति है, उसमें रूस चीन उनके साथ खड़ा था। उसके कारण ईरान इस युद्ध में न सिर्फ टिका रहा, बल्कि आज ये है कि उसने अपनी शर्तें मनवाने पे मजबूर कर दिया है, मजबूती के साथ अपनी शर्तें रखी, और उसको मनवाने के लिए काफी हद तक उसकी कुछ शर्तों को मनवाने में, जो मुख्य शर्तें थी उसको मनवाने में वो सफल भी साबित हुआ। तो ये जो, और एक अंतिम सवाल ये भी है कि आखिर ये अमेरिका ने जितना युद्ध लड़े या दुनिया में तमाम जो युद्ध लड़े जा रहे हैं, क्या युद्ध खत्म हो जाएंगे? उसके पास क्या किसी को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? क्या इराक में अमेरिका ने जिस प्रकार से काम किया, क्या वो सब खत्म हो गया? अफगानिस्तान को क्या पूरी तरह से खत्म कर दिया अमेरिका ने? वियतनाम को क्या पूरी तरह से खत्म कर दिया? या तमाम जो खाड़ी देश हैं, अरब देश हैं, या भारत के पड़ोसी देशों में भी सत्ता परिवर्तन करवाने में काफी हद तक पर्दे के पीछे से CIA, FBI जैसी अमेरिकी संस्थाओं का ही हाथ रहा। तो ये युद्धों की कभी खत्म न होने वाली अंतहीन कहानी कहाँ जाके खत्म हो गई, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इससे आम जनता को जो सबसे ज्यादा त्रासदी झेलनी पड़ती है वो आम जनता ही है, जो मरती है, खपती है, घुटती है, पिसती है। वो यूक्रेन रूस युद्ध में भी हुआ, विश्व युद्ध में भी हुआ, भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध में भी हुआ, वो अमेरिका इरान इजराइल ईरान युद्ध में भी देखा जा रहा है, वो वियतनाम युद्ध में भी देखा गया, जहां सैनिकों की तुलना में 100 गुना 50 गुना ज्यादा जाने गई आम नागरिकों की। रोटी रोटी के लिए मोहताज हुई, जान माल और संपत्तियों के नुकसान हुआ आम आदमी का। इस आम आदमी की कभी कोई सोचता भी है, समझता भी है? और युद्ध का एक और सबसे बड़ा कारण जो खाड़ी देश और अरब देश जो युद्ध के मैदान बने हुए हैं, जो ये घमासान मचा हुआ है, उसके पीछे है कि अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते हैं कि यहाँ के पेट्रोलियम, CNG, PNG, LPG सब पे हमारे देश की कंपनियां काबिज रहे, और जो देश उनको इन चीजों से मना करता है वो वहां पैसे देकर, लोभ लालच देकर यहाँ तो सैनिक विद्रोह कर देते हैं, या आंतरिक विद्रोह, गृह युद्ध जिसे कहते हैं, वो करवा देते हैं, जैसे अफ्रीकी देशों में भी किया जा रहा। अफ्रीकी देशों में भी, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत सारे खनिज और पेट्रोलियम उत्पाद हैं, हीरे सोने बड़ी मात्रा में है। उसके लिए अमेरिका वहां क्या क्या करता है, रवांडा, युगांडा, अल्जीरिया, बुरांडी, तमाम देशों में क्या क्या अमेरिका ने किया, पश्चिमी ताकतों ने किया। वहां लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे, और आज भी वहां दुनिया के सबसे अशांत क्षेत्र है। लेकिन ईरान के मामले में कहीं ना कहीं मार खा गया या मात खा गया अमेरिका। तो ये असल युद्ध है पेट्रोलियम उत्पादों पर काबिज होने का, और इसमें काफी हद तक अमेरिका कामयाब भी रहा है, लेकिन पूरी तरह से उसकी राह में अभी कुछ रोड़े भी हैं। उनमें सीरिया भी शामिल था तो ईरान भी शामिल था, लीबिया भी था तो इराक भी था, मिस्र भी था। इसलिए मिस्र में होस्नी मुबारक की सरकार का तख्ता पलट किया गया, लीबिया में कर्नल गद्दाफी की सत्ता को खत्म किया गया, इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता को खत्म किया गया। तो पर्दे के पीछे से भी और पर्दे के आगे से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो ये गेम खेले जाते हैं, उसका तमाम विश्लेषण हम आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं।
जो आपको कहीं सुनने, देखने, समझने को नहीं मिलेगा कि असल में ठिकाना कुछ और होता है, निशाना कुछ और होता है, बहाना कुछ और होता है, और वास्तविक सच्चाई क्या होती है पर्दे के पीछे की, वो हम आपको उजागर करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। फिर एक वीडियो एपिसोड में मुलाकात होगी। देखना ये है कि जो 19 तारीख को डील होनी है वो डील हो भी पाती है, नहीं हो पाती है। अगर डील हो भी गई ईरान अमेरिका के बीच में, तो उससे क्या इजराइल के हमले ईरान और लीबिया, ईरान, लेबनान और फिलिस्तीन समेत बहुत सारी जगहों पे जो इजराइल के लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है, मिसाइल ड्रोन हमले हो रहे हैं, वो रुक जाएंगे? ये डील कब तक रहेगी और डील का अस्तित्व पर भी कब तक बना रहेगा, ये देखना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।